पिछली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया इस बार एशियन गेम्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए। आज 65 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पुनिया का मुकाबला जापान के पहलवान से था और हर किसी को यही लग रहा था कि बजरंग पुनिया इस बाउट को आसानी से जीत लेंगे। कम से कम एक मेडल तो उन्हें मिल ही जाएगा। गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर नहीं मिला, लेकिन कांस्य पदक तो मिल जाएगा। लेकिन जब यह मुकाबला शुरू हुआ तब जापान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को कुछ ही मिनटों में हरा दिया और बजरंग पुनिया इस मुकाबले में कहीं भी टिक नहीं पाए। इस बाउट में बजरंग पुनिया की 0-10 से हार हुई और इस तरह एशियन गेम्स में बिना मेडल के ही उनका सफर आज समाप्त हो गया। जैसा आपने कमेंटेटर से भी सुना, यह मुकाबला 5 मिनट भी नहीं चल पाया। इससे पहले आज सुबह खेले गए सेमीफाइनल मैच में भी बजरंग पुनिया की बहुत करारी हार हुई। इस मुकाबले में ईरान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को 8-1 के स्कोर से हराया और इस मुकाबले में भी बजरंग पुनिया लय में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे और इस मुकाबले में भी वो कहीं भी अपने प्रतिद्वंदी को कोई भी टक्कर नहीं दे पाए। अब देखिए, एक मुकाबला उन्होंने हारा 10-0 से, दूसरा हारा 8-1 से। बजरंग पुनिया की यह हार तब हुई है जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में सीधे भेजने का फैसला किया था और इस फैसले की तब काफी आलोचना हुई थी और आज फिर इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे पहलवानों ने उस समय यह आरोप लगाया था कि बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स के ट्रायल से इसलिए छूट मिली क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस धरने प्रदर्शन की वजह से बजरंग पुनिया एशियन गेम्स में ही प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं। या लोग ये भी कह रहे हैं कि धरने प्रदर्शन में तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन एशियन गेम्स में प्रदर्शन बेकार रहा। बजरंग पुनिया की इस हार से आज एक और खिलाड़ी काफी निराश है और उस खिलाड़ी का नाम है विशाल कालीरमण। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने न सिर्फ ट्रायल में हिस्सा लिया था बल्कि उन्हें बजरंग पुनिया की श्रेणी में भारतीय दल के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ने यह फैसला लिया कि बजरंग पुनिया बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में भारत के लिए खेलेंगे, इसलिए विशाल कालीरमण को स्टैंड बाय पर रखा गया। वो गए जरूर लेकिन खेल नहीं पाए और जिस पहलवान ने सारे नियम मानते हुए ट्रायल मैच जीतकर एशियन गेम्स में अपनी जगह बनाई थी, उसे तो स्टैंड बाय पर रख दिया गया और कहा गया कि अगर बजरंग पुनिया को कोई इंजरी होती है या किसी कारण से बजरंग पुनिया अगर नहीं खेल पाते, तब ऐसी स्थिति में उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा, वरना वो बाहर ही रहेंगे। लेकिन बजरंग पुनिया को बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में भेज दिया गया और रेसलिंग फेडरेशन को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि बजरंग पुनिया विरोध प्रदर्शन की वजह से कई महीनों तक अपनी प्रैक्टिस से दूर रहे थे और अप्रैल और मई के महीने में उन्होंने लगातार 35 दिन तक आंदोलन किया था। अब जब वो जंतर मंतर पर आंदोलन में बैठे हुए थे तो ऐसे में वो प्रैक्टिस करते भी कैसे। इसी साल जून के महीने के बाद जब बजरंग पुनिया ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, इसके लिए वो किर्गिस्तान में 18 दिनों के एक विशेष अभ्यास के लिए चले गए। तब प्रैक्टिस के लिए वो समय काफी कम था, इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या अगर 29 साल के बजरंग पुनिया की जगह 25 साल के नए पहलवान विशाल कालीरमण को एशियन गेम्स में खिलाया जाता तो क्या भारत एशियन गेम्स में एक और मेडल जीत सकता था। क्योंकि ये जो कुर्बानी हुई है एक मेडल की, ये बहुत गंभीर विषय है और ये कुर्बानी बड़ी कुर्बानी है। अब यहां सोचने वाली बात यह भी है कि इस मामले में पहलवान विशाल कालीरमण और उनके परिवार ने बजरंग पुनिया को ट्रायल में छूट देने का काफी विरोध किया था, लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन में ना तो कोई नेता पहुंचा और ना ही किसी पार्टी ने इस पहलवान का या उसके परिवार का तब कोई साथ दिया और ना ही देश को इस विरोध प्रदर्शन के बारे में मीडिया के जरिए भी कोई खबर मिली। लेकिन ये जो पहलवान है ये लगातार प्रदर्शन कर रहा था अपने हक को लेकर। आज हम 20 सितंबर की वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जब पहलवान विशाल कालीरमण के परिवार ने बजरंग पुनिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा था कि अगर उनके बेटे को मौका मिला तो एशियन गेम्स में भारत को एक मेडल तो कम से कम जरूर आएगा।
एशियाई खेलों के लिए वो फर्स्ट पोजीशन पे आया था और उसकी बजरंग के साथ ट्रायल नहीं करवाई जा रही है। वो ये है जी हमारा तो बस हमारे भाई का हक ना मारो, हमने कुश्ती करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी उरे हो जाएगा जी। और जो जितने भी यहाँ भाई जुड़े हम सारों के सारे आज एडीसीजी को ज्ञापन देने वाले हैं कि जो हमारा भाई है विशाल, उसके साथ न्याय किया जाए। क्यों पूरा सीसा गांव, पूरा भाईचारा, पूरे मतलब कि पूरे जो पहलवान का जो भाईचारा है उसने भी पूरा बजरंग पुनिया को खुला चैलेंज दिया है कि भाई बजरंग पुनिया तू एक बार आकर ना विशाल से कुश्ती कर ले। इसी साल जुलाई के महीने में ट्रायल मैच जीतने के बाद पहलवान विशाल कालीरमण ने भी बजरंग पूनिया के सिलेक्शन पर सवाल उठाए थे। वो बयान भी आज पूरे देश को सुनना चाहिए। सर ये स्टैंड बाय वाला तो बिल्कुल गलत है। ट्रायल देनी चाहिए आगे जाने के लिए। हम भी तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा रह गया फिर मेहनत करने का। ट्रायल देके कोई भी जाओ जो अच्छा होगा वो जाएगा। अब मैं तो यही वो कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ 4 कुश्ती 5 कुश्ती हुई है सारी। सारी बाउंड्री भी जीती शानदार तरीके से, उसके बावजूद कितना दुख ले रहा है क्योंकि आप टिकट तो आपको मिलेगी लेकिन वहाँ पे बेंच पे बैठना पड़ेगा। दुख की बात तो है ही सर, इतने साल मेहनत की और मौका भी नहीं मिल रहा। तो मैं बजरंग पुनिया पहलवान से भी यही कहना चाहूँगा, यहाँ ट्रायल दे। आज देनी थी ट्रायल, तो ट्रायल का दिन तो आज रखा गया था, ट्रायल देनी थी। मैं तो यही कहूँगा बस। ब्रजभूषण शरण सिंह जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे तब उन्होंने कोटा सिस्टम समाप्त करते हुए नए नियम बना दिए थे, जिसके तहत कोई भी खिलाड़ी बिना ट्रायल दिए इन खेलों में अब सिलेक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में विरोध प्रदर्शन की वजह से ये नियम तब खारिज हो गए थे और इसके बाद वही हुआ जो बजरंग पूनिया और बाकी के कुछ पहलवान चाहते थे। जंतर मंतर पर 35 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन में कुल 5 बड़े खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में चुन लिया गया था। इनमें बजरंग पूनिया आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच हार गए, यानी कोई मेडल नहीं जीत पाए, जबकि विनेश फोगाट चोट की वजह से पहले ही एशियन गेम्स से बाहर हो गई। उनके अलावा एक और पहलवान साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने भी एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लिया ही नहीं था। इस मामले में बजरंग पूनिया की आलोचना के बाद अब विनेश फोगाट ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि बजरंग पूनिया हमेशा चैंपियन थे और रहेंगे। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। यानी इस खबर का एक दूसरा पक्ष और भी है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे। एक तो लोगों को आज यह सोचना होगा कि यह खेल है, खेल में हार जीत चलती रहती है। ये जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजरंग पूनिया कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी आलोचना करने से पहले यह भी देखना होगा, ओलंपिक खेलों में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और उसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। और इससे ये जो सूची है ये बहुत लंबी है, कुल मिलाकर 7 गोल्ड मेडल अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जीत चुके हैं। यानी इस खबर का दूसरा पक्ष यह है कि बजरंग पूनिया ने खेलों में महिला खिलाड़ियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी पूरा किया है और इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। हम नहीं जानते कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी, लेकिन एक बात पक्की है कि इन खिलाड़ियों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद, बजरंग पूनिया जैसे बड़े खिलाड़ी के आवाज उठाने के बाद कम से कम भारत के खेलों में और जो हमारी जो खेल संघ हैं उनमें महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण से पहले अब 1000 बार लोग सोचेंगे। और यह सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने अपना करियर दांव पर लगाकर यह विरोध प्रदर्शन किया था और वो इसे एक अंजाम तक लेकर गए हैं। तो उन्होंने अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसे तो पूरा किया, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करते करते खिलाड़ी के रूप में जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनका जो कर्तव्य था, उसमें आज चूक हो गई और इसलिए वो मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि बजरंग पूनिया ने महिला खिलाड़ियों को तो न्याय दिला दिया और आज अगर वो गोल्ड मेडल जीत लेते तो वो सारे अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकते थे। इसके बाद कभी उनकी कोई आलोचना नहीं होती
और ये जो ट्रायल वाला जो विषय था, ये हमेशा के लिए वो समाप्त कर सकते थे अपने प्रदर्शन से। कोई भी खिलाड़ी अपने आलोचकों का जो सबसे अच्छा जवाब दे सकता है वो अपने प्रदर्शन से दे सकता है, और आज ये मौका बजरंग पूनिया को मिला था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज वो अपना जवाब अपने आलोचकों को ठीक से दे नहीं पाए। लेकिन खेल में कुछ भी फाइनल नहीं होता, खेल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि अब अगली बार जब बजरंग पूनिया को कोई और मौका मिलेगा तो वो जरूर अपना बेहतरीन प्रदर्शन इस देश के लिए कर पाएंगे। आज एशियन गेम्स में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया, और एशियन गेम्स में यह गोल्ड मेडल 9 वर्षों के बाद हमें मिला है। एशियन गेम्स में भारत अब 22 गोल्ड मेडल के साथ कुल मिलाकर 95 मेडल जीत चुका है, और अब लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि हमारे 100 मेडल कब पूरे होंगे, यानी हमारे मेडल्स की जो सेंचुरी है वो इस बार कब पूरी होगी, क्योंकि अभी भी हमें बहुत उम्मीद है कि ये सेंचुरी पूरी हो सकती है। और इसीलिए आज थोड़ा सा मलाल इस बात को लेकर है कि अगर आज बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया होता तो भारत की शान कुछ अलग ही नजर आती, और ये एक ऐसी श्रेणी थी जिसमें भारत के बहुत अच्छे चांस थे। बजरंग पूनिया डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, पिछली बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता भी था। अब अपने देश के बारे में आपको बताते हैं, अपने देश के लोगों के चरित्र के बारे में, समाज के चरित्र के बारे में आपको कुछ बताते हैं। जानते तो आप जरूर होंगे, लेकिन यह खबर आपको बड़ी अटपटी भी लगेगी, अजीब भी लगेगी। इस खबर को देखकर दुख भी होगा, क्योंकि अब हम बेंगलुरु से आई उस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कर रहे हैं, जहां 10 लाख रुपए का एक नया बस स्टॉप रातों रात चोरी हो गया। आपको हैरानी हो रही होगी, पूरा की पूरा बस स्टॉप चोरी हो गया। यह मामला 21 अगस्त का है, जब बेंगलुरु में यह नया बस स्टॉप बनना शुरू हुआ था, और बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारियों ने यह तय किया कि यह बस स्टॉप स्टेनलेस स्टील का बनाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे, स्टेनलेस स्टील का चमचमाता हुआ बस स्टैंड यह बनना था। जिस कंपनी को यह बस स्टॉप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने 21 अगस्त को इसका स्ट्रक्चर तैयार करके सही स्थान पर लगा दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए का यह बस स्टॉप बनकर लगभग तैयार था, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही 28 अगस्त को यह बस स्टॉप अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया, और किसी ने यह पूरा की पूरा बस स्टॉप ही वहां से चुरा लिया। यानी इस घटना को जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में करके देखेंगे तो आपको ब्लैक में यह बस स्टॉप गायब नजर आएगा। यह कंपनी इस बस स्टॉप का निर्माण कर रही थी, और उसके एक कर्मचारी ने 30 सितंबर को ही इस घटना की जानकारी लोकल पुलिस को दे दी, और उसका कहना है कि बेंगलुरु महानगर पालिका ने खुद यह माना कि उसने इस बस स्टॉप को वहां से नहीं हटाया, जिसका मतलब यह है कि यह बस स्टॉप किसी और ने हटाया है, या यह कह सकते हैं कि यह बस स्टॉप अब चोरी हो चुका है। और पुलिस ने अब इस मामले में एक FIR भी दर्ज कर ली है। बेंगलुरु से अब आप हमारी यही रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में एक विचित्र घटन हुआ है। विधान सौदा से 1 किलोमीटर के अंदर के ये एरिया कनिंगहैम रोड पे बस स्टैंड को चुराया गया है। आप देख सकते हैं रोड को कैसे पैची वर्क किया गया है, इम्प्लाइंग दैट द एंटायर बस स्टैंड वाज अपरूटेड फ्रॉम वेयर इट वाज। आप ये भी एडजेसेंट में ये जो बस स्टैंड है वो भी देख सकते हैं। द बस स्टैंड दैट वाज स्टोलन लुक्ड एग्जैक्टली लाइक दिस। तो इतना बड़ा बस स्टैंड को ओवरनाइट अपरूट कैसे किया, ये है सबसे बड़ा सवाल। और आप देख सकते हैं ये पूरा पेवमेंट और ये पूरा फुटपाथ कैसे रफ और पैची हो चुका है। It should not happen. You know, a city like Bangalore, it's Silicon Valley, and most of the all professionals live here. Yeah, there was 2 actual bus stands over here. So it used to have 2, but suddenly it disappeared one day. So we thought this is some kind of a renovation or BMTC take it away, but actually it was some robbery or stole. If a bus stop is not being seen properly, do you expect girls to be safe? Actually, the point is actually. So we need to be aware of the things, what's going on. We noticed that the bus shelter has been missing on 20th of August. And we corresponded with the BBMP people to confirm with those people whether who has removed it. But they confirmed in writing that they are not removed it. So they asked us to lodge the complaint. तो
तो आप देखिए, बेंगलुरु में अगर ये बस स्टॉप सेफ नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, तो बेंगलुरु में और क्या चीज सुरक्षित हो सकती है? लोग कितने सुरक्षित हो सकते हैं? इस बस स्टॉप पर बैठने वाली महिलाएं कितनी सुरक्षित हो सकती हैं? बाकी का जो सामान है वो कितना सुरक्षित हो सकता है? सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही चिंता में डालने वाली खबर है कि पूरा की पूरा बस स्टॉप गायब हो जाए और किसी को रातों रात कानों कान खबर ना हो। इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, ये आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरा, हमारे देश में चोरी की जो प्रवृत्ति है, सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी चीजों की जो चोरी है वो कैसे अब बढ़ती जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस चोरी को लोग अपराध नहीं बल्कि अधिकार मानते हैं। बेंगलुरु में बस स्टॉप की इस चोरी के बाद अब आपको भारत की राजधानी दिल्ली में लेकर आते हैं, जहां सैकड़ों बस स्टॉप इसलिए बेबस हो चुके हैं क्योंकि इन बस स्टॉप्स पर लोगों ने ही अवैध कब्जा कर लिया। वहां से तो बस स्टॉप गायब हो गया, यहां दिल्ली में बस स्टॉप गायब नहीं हुए हैं, लेकिन उन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इस समय दिल्ली में 4,500 से ज्यादा बस स्टॉप हैं, जिनमें बहुत सारे बस स्टॉप्स या तो अब ऑटो स्टैंड बन चुके हैं या फिर टैक्सी स्टैंड में तब्दील हो चुके हैं, और या फिर इन पर अवैध कब्जा हो चुका है, यानी इन बस स्टॉप्स पर दुकानें खुल चुकी हैं, रेहड़ी वालों ने इन पर कब्जा कर लिया है और यहां पर दुकानें और ठेले लोगों ने लगा लिए हैं, जिसकी वजह से इन बस स्टॉप्स पर न तो बसें रुक सकती हैं और न ही अब यात्री यहां खड़े होकर बसों का इंतजार कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीके की बस स्टॉप की चोरी है कि पूरे के पूरे बस स्टॉप पर, पूरी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया, दुकानें लगा ली, रेहड़ियां लगा ली, जो जगह बची वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो जाते हैं या फिर टैक्सियां खड़ी हो जाती हैं। दिल्ली में 2280 किलोमीटर की सड़क और फुटपाथ पर लोगों ने इस समय अतिक्रमण किया हुआ है। सोचिए, 2000, जिनमें बहुत सारे बस स्टॉप तो अब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। ये इतने बेबस हैं कि कोई बस यहां रुक ही नहीं सकती, और इन बस स्टॉप्स में कई ऐसे हैं जिन पर लोगों को अवैध कब्जा किए अब वर्षों हो चुके हैं। 3 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अब ये सरकार के रहे ही नहीं, अब ये देश की जनता के, दिल्ली की जनता के बस स्टॉप रहे ही नहीं। दिल्ली के इन बेबस बस स्टॉप्स की कहानी आज आप हमारी इस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये कहानी असल में भारत के हर शहर की है। ये कहानी भारत के हर शहर में हर बस स्टॉप की है, हर फुटपाथ की है, हर सड़क की है। और एक बात और याद रखिएगा, ये सब कुछ बिना पुलिस की मिलीभगत के हो नहीं सकता। ये सब कुछ म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों की बिना मिलीभगत के हो नहीं सकता। इसलिए इसमें सरकारी अधिकारी हफ्ता लेते हैं, घूस लेते हैं, पुलिस वाले इसमें हफ्ता लेते हैं, घूस लेते हैं, और यह पूरा की पूरा हमारे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, जिसमें आपकी जो जमीन है, जो आपके लिए होनी चाहिए थी, जो आपका जो बस स्टॉप है, उस पर बाकी लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, और ये लोग मिलकर वहां से खुद पैसा कमाते हैं, और वो पैसा सरकारी अधिकारियों में बंटता है, वो पुलिस में बंटता है। वरना आप सोच के देखिए कि ये किसी और देश में क्यों नहीं होता। आप अगर दूसरे विकसित देशों में जाएं, हम विकसित देशों की बात तो बहुत करते हैं कि हमें विकसित देश बनना है, लेकिन किसी और विकसित देश में आप ये सब होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां की पुलिस को और वहां के सरकारी अधिकारियों को आप खरीद नहीं सकते। लेकिन यहां सब कुछ संभव है। यहां आप बस स्टॉप को, पूरा की पूरा बस स्टॉप चुरा भी सकते हैं, और अगर आपको चुराना नहीं है तो उतनी पूरी जमीन पर आप कब्जा करके अपनी दुकान लगा सकते हैं, कब्जा करके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और जो जनता है, जो टैक्स देती है, जो वहां पर आकर बस लेने के लिए खड़ी होती है, उसके सारे के सारे अधिकार मार लिए गए हैं। ये दरअसल हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की वो जगह है जहां पर बस स्टैंड के करीब अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का बस स्टैंड है, जहां पर 156, 166 से लेकर 966 नंबर की जो बसें हैं वो आती हैं। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर न केवल जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं पराठे और दूसरी चीजें बनाई जा रही हैं। तो ऐसे में जब भी यहाँ पर कोई बस या कोई गाड़ी आती है या कोई टर्न लेता है, ये जो बसें आप देख रहे हैं, ये बसें दरअसल यहाँ से यू टर्न लेती हैं। यहाँ पर आप लोग बस स्टैंड पर ही लगा लिए हैं? हाँ जी, बस स्टैंड पर ही आपने दुकान लगा दी है? तो इसका जो दुकानदार है वो हमें देखते गायब हो गए। यहाँ पे भी देखते हैं कौन है। ये आप लोगों ने बस स्टैंड पर ही दुकान लगा दी?
हाँ, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, पेट कैसे पालेंगे। ये स्टैंड है, इस स्टैंड पर आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग यहीं बैठकर खाना भी खाते हैं, यानी यहाँ पर बाकायदा बैठा जा सकता है, इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर बैठ करके होता है। यहाँ पर देखिए पानी भी लग रहा है, बस स्टैंड के ठीक जगह पर आप पानी लगा रहे हो, यहाँ पर कोई पुलिस या दूसरी संस्थाएं रोकती नहीं है आपको? नहीं, ये तो लेसनधारी है ना, एमसीडी तरफ से है ना ये पानी का। ये तो एमसीडी ने इसी स्टैंड पर लगाने का, वो तो मना कर रहा था पुलिस वाले, यहाँ मत लगाओ स्टैंड पे, हम अपना लेसनधारी है तो हम लगा रहे हैं। ये बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप से काफी दूरी पर आप देखिए ये बसेस रुक रही हैं। जैसे ही बसेस रुकती हैं पीछे लंबा जाम हो जाता है और इस चक्कर में बस ज्यादा देर तक बस ड्राइवर रोक नहीं पाता है। इंक्रोचमेंट इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा है। ये हम शकरपुर मोड़ ये स्टॉप है और यहाँ पर आप देखिए कि कार खड़ी हुई है, बगल में ठंडा पानी बेचने वाले एक भाई साहब अपनी दुकान लगाए हुए हैं। बस स्टॉप पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण है क्या? कई दुकानें हैं, कई गाड़ियाँ? नहीं है सर, नहीं रुकती, बसें रुकती नहीं है यहाँ पे, बहुत कम रुकती हैं। बेंगलुरु में बस स्टॉप की चोरी और दिल्ली में बस स्टॉप्स पर अवैध कब्जा, ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश के चरित्र के बारे में बताती हैं, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताती हैं और हमारे देश में लोगों की अपनी संस्कृति क्या है और लोगों का अपना चरित्र क्या है उसके बारे में बताती हैं। अब एक सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आप जब इस तरह जाते हैं, किसी बस स्टॉप पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और जहां आप देखते हैं कि जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी होनी चाहिए थी, उस पर किसी रेहड़ी वाले ने कब्जा कर लिया है, उस पर किसी टैक्सी वाले ने, ऑटो वाले ने कब्जा कर लिया है, वहां पर बस नहीं रुक सकती, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो आप क्या करते हैं? हमारे देश के लोगों ने भी असल में हार मान ली है क्योंकि वो कितने दिन तक इस सिस्टम से लगे। हमारी सरकारें कुछ करती नहीं, हमारी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकारों को, हमारे देश की पार्टियों को और नेताओं को इन लोगों से वोट चाहिए, इसलिए वो कैसे हटाएंगे? पुलिस को और सरकारी अधिकारियों को इन लोगों से पैसे चाहिए, तो नेता तो वोट के चक्कर में कुछ नहीं कहते, सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले रिश्वत के चक्कर में कुछ नहीं कहते और नुकसान होता है हमारे देश की जनता का। और हमारे देश की जनता इतनी सहनशील हो चुकी है कि अब उन्हें हमारे बस स्टॉप्स को और दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को इसी तरह, इसी रूप में देखने की आदत पड़ चुकी है। यानी उनका खून ठंडा हो चुका है, ना तो वो कभी विरोध करते हैं, ना किसी से ये कहते हैं कि ये हमारी जमीन ऐसे खाली करो, और ना ही कभी किसी की शिकायत करते हैं। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियोस एक दिन में हमारे देश के लोग बनाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स हमारे देश के लोग हर रोज बनाते हैं। लेकिन अपनी रील्स बनाने की बजाय अपना डांस, अपना हुनर, अपनी एक्टिंग, अपनी तस्वीर खींचने के बजाय थोड़े दिन एक और काम कीजिए। आपके आसपास आपको जहां भी इस तरह का अतिक्रमण दिखाई देता है, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उस भ्रष्टाचार की वजह से आपका हक मारा जा रहा है, थोड़े दिन अपनी रील्स बनाना बंद कर दीजिए। थोड़े दिन इन लोगों की रील्स बनाइए, इन जगहों की रील्स बनाइए, इन बस स्टॉप्स की रील्स बनाइए, उन लोगों की रील्स बनाइए जो भ्रष्टाचार की वजह से अपना पैसा कमाने के लिए आपका हक मार रहे हैं। और फिर उन रील्स को लगातार आप अपलोड कीजिए। उन रील्स में आप मुख्यमंत्री को टैग कीजिए, अपने शहर के पुलिस कमिश्नर को टैग कीजिए, चाहे तो आप और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें टैग कर सकते हैं और इस भ्रष्टाचार को आप एक्सपोज कर सकते हैं। क्योंकि आज आप सबके हाथ में एक कैमरा है, आज आप सबके हाथ में एक वीडियो कैमरा है, आपके पास स्मार्टफोन है। बस करना सिर्फ इतना है। हमारे देश के युवा जो अपनी जान खतरे में डालकर अपने रील्स बनाते हैं, कोई दीवारों पर चढ़ा हुआ है, कोई चलती ट्रेन में लटक कर रील्स बना रहा है, कोई पानी में कूदते हुए रील्स बना रहा है, उन सब से हम ये कहना चाहते हैं, कोई कॉमेडी की रील्स बना रहा है, थोड़े दिन के लिए सब बंद कर दीजिए और अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की रील्स बनाइए। और फिर देखिए कि ये जो सारा काम हो रहा है, ये लोग आपसे डरने लगेंगे क्योंकि इन्हें अपनी तस्वीरें आपकी रील्स में नजर आएंगी। और आपका जो लोकल का पुलिस थाना है, जो आपके लोकल अधिकारी हैं, एक ना एक दिन उनकी भी लाइन हाजिरी जरूर हो जाएगी। हमारी संस्कृति और संस्कारों में चोरी को पाप माना गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में सरकारी सामान को चुराना अपराध नहीं बल्कि अधिकार माना जाता है और लोग पूरी छाती ठोक कर ये चोरी करते हैं। हमारे देश में रेलवे लाइन से लेकर सड़कों पर लगे कैमरे और ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली बेडशीट्स और
ब्लैंकेट्स तक लोग खुलेआम अपना अधिकार समझकर चोरी करके ले जाते हैं। और चोरी की ये घटनाएं किसी को भी ना तो हैरान करती हैं और ना ही परेशान करती हैं। पिछले दिनों दिल्ली में आपको याद होगा G20 का समिट हुआ था और उस दौरान दिल्ली को बहुत सजाया गया था, बहुत खूबसूरत बनाया गया था। और क्यों ना बनाए, हमारे इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे और दिल्ली की इज्जत, भारत की इज्जत दांव पर लगी थी और हमने दिल्ली को बहुत सजाया, बहुत सुंदर बनाया। और इस G20 समिट के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जो प्रमुख चौराहे हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए हजारों गमले खूबसूरत पेड़ों और खूबसूरत पौधों के साथ और फूलों के साथ लगाए गए। लेकिन G20 समिट के बाद लोगों ने ही इन गमलों को चुराना शुरू कर दिया और स्थिति यह हो गई कि जब लोग चोरी से बाज नहीं आए तो दिल्ली के लोक निर्माण विभाग को 40,000 गमले इन स्थानों से हटाकर अलग अलग नर्सरियों में भेजने पड़े कि भाई कहीं ये चोरी ना हो जाएं। इससे पहले कि सारे के सारे गमले चोरी हो जाएं, उससे पहले हम इन्हें नर्सरी में कहीं संभाल कर रख देते हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, ये जो बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां गमले लगे थे खूबसूरत पौधों के साथ, खूबसूरत फूलों के साथ। और अब इन तमाम जगहों से लोगों ने उन पौधों को उखाड़कर फेंक दिया और गमलों को लेकर चले गए। हजारों गमले चोरी हो चुके हैं। तो अब देखिए, बेंगलुरु हो चाहे दिल्ली, सब जगह चोरों का बोलबाला है। और कुछ तो ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल चोर हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपको आते जाते समय बिल्कुल शरीफ लोग नजर आएंगे। आप ही की तरह शहरी हैं लेकिन लालची हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका शहर सुंदर दिखाई दे, वो ये चाहते हैं कि उनकी जेब में कुछ और पैसे आ जाएं, चाहे वो चोरी के जरिए ही आए। आपको याद होगा, इसी साल दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर ने G20 के लिए एक चौराहे पर लगाए गए ऐसे ही गमलों को चुरा लिया था और वो इन गमलों को देखिए कितनी सहजता के साथ अपनी गाड़ी में रखकर ले गया था। ये कुछ दिन पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर गमले लगे हुए हैं, गमले रखे हैं जिनमें खूबसूरत पौधे हैं और सुंदर सुंदर फूल हैं ताकि ये सड़क अच्छी लगे, चौराहा अच्छा लगे। तब G20 की तैयारियां चल रही थी और G20 की अलग अलग बैठकें दिल्ली में चल रही थी। और ये सज्जन आए, देखिए इनकी बड़ी सी गाड़ी है और उस गाड़ी में इन गमलों को चुरा कर ले गए। अब आप आगे की रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं दिल्ली के बहरो मार्ग पे खड़ा हूं। ये वही बिजी रोड है जो सामने से आपको दिखाना चाहूंगा। प्रगति मैदान हो, भारत मंडपम हो, उसको नोएडा और राजघाट से जोड़ती है। ये 24 घंटे चलने वाली रोड है जहां देखा यह गया था G20 समिट से पहले कि हजारों गमले लगाए गए थे इस रोड में सौंदर्यीकरण के लिए, ग्रीनरी के लिए, जो खाली जगहें थी उनको भरने के लिए। पर अब आप यहां देख रहे होंगे कि सिर्फ मिट्टी ही रह गई है और मरे हुए पौधे भी रह गए हैं। यहाँ के जो आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ से लोग चुरा के ले गए हैं और चुराए भी क्यों होंगे, प्लास्टिक के लिए चुराए होंगे क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बिकता है। तो अब सिर्फ यहाँ मिट्टी ही रह गई है कि कैसे गमलों को उठाया गया, मिट्टी निकाली गई और गमले यहाँ से ले जाए गए। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि वो बड़ी बिल्डिंग दिल्ली सचिवालय है और मेरे पीछे PWD की दिल्ली सरकार की नर्सरी है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एक छोटा ट्रक खड़ा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गमले हैं। ये सारे गमले भारत मंडपम के बाहर से उठाए गए हैं और वहां से उठाकर अभी दिल्ली की जो सेक्रेटेरिएट है उसके बाहर जो PWD की नर्सरी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की, वहां लाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि और भी जो वहां गमले हैं उनको उठा लिया जाएगा और वापस लाके सेक्रेटेरिएट में जो शोभा है वो बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद आज मेरे मन में एक विचार आता है और वो विचार क्या है, आप भी ध्यान से सुनिए। जब इंसान का इंसान से विश्वास उठा तब उसने दरवाजा बनाया। जब विश्वासघात हुआ तब इस दरवाजे के लिए ताला बनाया। जब वो दरवाजे पर ताला लटकता रहता था। जब विश्वास मर गया तब CCTV कैमरा बना और जब इस CCTV कैमरे को भी कुछ लोगों ने चुरा लिया तो ये समझ आया कि चोरी एक घटना नहीं है बल्कि चोरी एक मानसिकता है। घटना को तो आप रोक सकते हैं, घटना के लिए किसी को सजा भी दे सकते हैं, घटना को रिकॉर्ड करने के लिए CCTV भी लगा सकते हैं, लेकिन जब चोरी एक मानसिकता बन जाए तो उस मानसिकता को कैसे रोकेंगे?
उस मानसिकता को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक मुहिम चलानी पड़ेगी। उस मानसिकता को रोकने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, जो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो आप भी इसमें अपना एक योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी से जो जीवन जिया जाता है उससे बेहतर चीज और कोई हो नहीं सकती। पिछले 2 दिन से हम आपको चाय पर लगातार आमंत्रित करते हैं और फिर आपको बिना चाय पिलाए ही चले जाते हैं। यानी चाय के नुकसान वाली खबर 2 दिन से हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आज ये खबर दिखाएंगे और बाकी खबरें इतनी ज्यादा हो जाती हैं और समय का पता ही नहीं चलता कि कब 10 बज गए और ये खबर रह जाती है। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मेल्स लिखे, बहुत सारे दर्शकों ने सोशल मीडिया पर लिखा, व्हाट्सएप पर लिखा और कहा कि आप ये खबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आज चाय पर यह चर्चा आपके साथ जरूर होगी, इसलिए चाय के जितने भी शौकीन लोग हैं, खासतौर पर दूध वाली चाय के, ये खबर उनके लिए है। उन लोगों के लिए है जो दूध वाली चाय के बहुत शौकीन हैं, क्योंकि एक नई रिसर्च में पता चला है कि दूध वाली चाय को अधिक मात्रा में पीने से आपकी थकान मिटने की बजाय और बढ़ जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग में इस हुई स्टडी में 5000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया और ये वो छात्र थे जिन्हें मिल्क टी यानी दूध वाली चाय पीने की लत लग चुकी थी। ये हर समय दूध वाली चाय पीते थे। ये स्टडी लगभग 1 साल तक चली, जिसमें पता चला कि जो लोग दूध वाली चाय ज्यादा पीते हैं उन्हें इसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी की शिकायत हो सकती है और इसकी वजह से लोगों के मन में कई बार तो आत्महत्या करने के बुरे विचार भी आ सकते हैं। इसके अलावा इस स्टडी में मिल्क टी के साथ बबल टी और मसाला टी की लत को भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया। आप में से बहुत सारे लोग मसाला चाय के भी बड़े शौकीन हैं, तो वो लोग भी सावधान हो जाएं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मसाला चाय उनका सिरदर्द भगा सकती है, उन्हें तरोताजा कर सकती है। लेकिन इस स्टडी के मुताबिक दूध से बनी मसाला चाय या दूध से बनी ऐसी चाय जिसे बहुत देर तक उबालने के बाद पिया जाता है और जिसमें झाग बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी दूध वाली चाय सिर दर्द को कम बिल्कुल नहीं करती, बल्कि ये चाय मानसिक रूप से लोगों को और ज्यादा बीमार बना सकती है। मिल्क टी का मतलब होता है चाय की पत्तियों को दूध और पानी में उबाल कर पीना, और जब आप मिल्क टी पीते हैं, दूध वाली चाय पीते हैं, तो आपको यह नहीं पता होता कि इसमें कैफीन भी होता है। आप दिन में लगातार कई कप दूध वाली चाय पीते हैं और इससे जब आपके शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है तो यही कैफीन शरीर में एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस पैदा करता है और इसका असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगता है। और फिर जिन लोगों को दूध वाली चाय पीने की लत है वो लोग और ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने लगता है और उन्हें ज्यादा तनाव होने पर कई बार आत्महत्या करने के ख्याल भी आ सकते हैं। लेकिन आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह सब कुछ चाय की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब आप चाय पीने जाते हैं ऐसे समय में जाते हैं जब आपको लगता है कि अब मैं थक चुका हूं या आपको कोई परेशानी है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप तरोताजा महसूस करना चाहते हैं, तब आप चाय पीते हैं। लेकिन यह चाय उल्टा काम कर रही है। इसके अलावा स्टडी के मुताबिक मिल्क टी पीने वाले हर 1000 में से 1 व्यक्ति को आत्महत्या करने के ख्याल आ सकते हैं और दूध वाली चाय की लत आपके दिल को भी कमजोर बना सकती है। यह स्टडी जो अभी तक मैंने आपको बताई ये तो बीजिंग में हुई थी। अब देखिए अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के मुताबिक दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है, यानी आपके जो सोने की जो पूरी व्यवस्था है उसे बिगाड़ देता है, बल्कि इससे आपको हृदय रोग समेत कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग ठंडी चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं, कई बार आपने देखा होगा हम अपनी रसोई में चाय बनाते हैं, 1 कप पीते हैं, फिर वो चाय पतीली में रहती है या पैन में रहती है और फिर हम उसको दोबारा गर्म करके पीते हैं। बहुत जगह जब आप जाते हैं स्टॉल में या किसी दुकान पर, चाय हमेशा पतीले में चढ़ी रहती है, पैन में उबलती रहती है और उसी उबलती हुई चाय में से वो आपको चाय पिलाता रहता है। तो जो लोग चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं या जो लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, अल्सर, डिहाइड्रेशन और हड्डियां कमजोर होने की शिकायत भी इस चाय की वजह से हो सकती है। और हमारे देश में जिन लोगों को चाय पीने की
आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, उन्हें शायद ये पता ही नहीं होगा कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि बाजार में मिलावटी चाय की पत्तियां भी अब बेची जा रही हैं, जिन्हें खुशबूदार बनाने के लिए, उसका रंग और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सिंथेटिक कलर्स और केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप ऐसी चाय पत्ती की चाय बनाकर पी रहे हैं तो इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए यह भी देख लीजिए कि आप जो चाय की पत्ती ला रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, वो मिलावटी ना हो। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग दूध वाली चाय ही पीते हैं। आज भी अगर आप जाएंगे, देश में ज्यादातर लोग दूध की चाय पीते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में चाय पीने वाले लोगों में 80% लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से सिर्फ दूध वाली चाय पीना ही पसंद करते हैं, और इस चाय को भी वो काफी देर तक उबाल कर पीते हैं ताकि चाय लाल हो जाए, जबकि चाय को ज्यादा देर तक उबालना खतरनाक माना गया है। भारत के ज्यादातर घरों में चाय बनाने के लिए पानी और दूध के साथ चाय की पत्ती को उबाला जाता है। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन अलग अलग स्टडीज कहती हैं कि चाय को 5 मिनट से ज्यादा अगर उबाला गया तो इससे चाय की पत्तियां काफी हद तक नष्ट हो जाती हैं और फिर यह चाय आपके शरीर के लिए खतरनाक बनती चली जाती है। भारत में जो लोग चाय के शौकीन हैं, उन्हें यह बात शायद पता नहीं होगी कि दुनिया के ज्यादातर देशों में आज भी दूध वाली चाय यानी मिल्क टी नहीं पी जाती, और ईरान में तो दूध वाली चाय को अशुभ माना जाता है। और चाय जब अस्तित्व में आई थी तब भी इसका दूध से कोई वास्ता नहीं था। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज आज से करीब 5000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। उस समय चीन के इतिहास के दूसरे सम्राट शेन नोंग अपनी सेना के साथ किसी दूर दराज के इलाके में कुछ देर के लिए जंगल में रुके, क्योंकि उन्हें पानी को उबालकर पीने की आदत थी। इसलिए जब उनके सेवक उनके लिए पानी उबाल रहे थे, तभी पास ही में मौजूद एक पेड़ से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं, और इस पानी का जो रंग है वो बदल गया, पानी का रंग ब्राउन हो गया। लेकिन जब सम्राट ने इसे उबला हुआ पानी समझकर पी लिया तो उन्हें इसका स्वाद कुछ अलग लगा, और यह स्वाद उन्हें बड़ा पसंद आया, और इसे पीने के बाद उन्हें बड़ी ताजगी भी महसूस हुई। और कहा जाता है कि यहीं से चीन में चाय की परंपरा शुरू हुई, और चीन में इसे चा कहा जाता है। हम तो चाय कहते हैं, वहां इसे चा कहते हैं। भारत में चाय का प्रवेश सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिए हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से भारत के लोगों का चाय से परिचय अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले वर्ष 1830 के आसपास, 1830 के दशक में भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की, और अंग्रेज भी बिना दूध वाली चाय ही पीते थे। लेकिन भारत में धीरे धीरे दूध वाली चाय पीने का एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि अंग्रेज इस चाय को रेलवे स्टेशन पर आकर बेचा करते थे, और रेलवे स्टेशन से ही यह चाय पूरे देश में, पूरे भारत में फैलती चली गई। आज भारत में औसतन हर व्यक्ति सालाना 250 कप, 250 कप और हर महीने 21 कप चाय पीता है, और यह हम आपको पूरे देश के लोगों का एक औसत बता रहे हैं। पूरे वर्ष में एक औसत व्यक्ति 250 कप चाय पीता है। अगर आप वैसे देखेंगे तो कुछ शहरों में लोग दिन में 5 से 6 कप चाय भी पीते हैं, और आज चाय के उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं, और अगर आप चाय बनाने का सही तरीका जानते हैं, यानी चाय बनाने की जो सही विधि है उसके अनुसार अगर आप चाय बनाते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि चाय पीने से ही आप बीमार हो जाएंगे या ये चाय आपके लिए खतरनाक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप गलत विधि से चाय बना रहे हैं तो ये खतरनाक होगा। अगर आप चाय को जरूरत से ज्यादा उबाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसे लाल करके पीते हैं, जरूरत से ज्यादा आप पत्तियों को उबालते हैं, या फिर बार बार चाय को गर्म करते हैं, तो फिर यह आपके लिए हानिकारक है। लेकिन अगर आपको दूध वाली चाय पीने की लत लग चुकी है तो आपको आज ही सावधान हो जाना चाहिए और यह चेक करना चाहिए कि क्या आप डिप्रेशन और तनाव में रहते हैं, और अगर ऐसा है तो इसका कारण कहीं आपकी चाय के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो आज हमारे जो दर्शक इस विश्लेषण को देखने के बाद चिंता में आ गए, उन्हें हम चाय की ताकत के बारे में भी बताना चाहते हैं। चाय बड़ी ताकतवर भी है। भारत में चाय को सामाजिक पहलू से देखा जाता है। यह सिर्फ एक कोई पीने की चीज नहीं है। यह कहा जाता है कि सुबह की चाय
और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। असल में चाय की चुस्कियों में एक ऐसा सुकून होता है जो लोगों को साथ भी लाता है और उन्हें अपना सुख दुख बांटने का मौका भी देता है। जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि चलो चाय पीते हैं, तो वो सिर्फ आपसे ये नहीं कह रहा कि बाहर चलकर या कहीं बैठकर कुछ भी पी लिया जाए। ये कोल्ड ड्रिंक पीने जैसा नहीं है। चाय पीने का मतलब है दो लोगों के बीच आपस का रिश्ता मजबूत हो रहा है। हमारे देश में जब लोग दुखी होते हैं या जब खुश होते हैं, तब वो यही कहते हैं कि चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। कभी कोई विवाद हो जाता है, उसे भी सुलझाने के लिए कहते हैं चलो चाय पर चर्चा करते हैं, चाय पर बात करते हैं। यानी चाय उस भावना का नाम है जो हर घूंट के साथ आपके शरीर में एक सुफुर्ती और सकारात्मकता लाती है, आपके रिश्तों को जोड़ती है, और इसे हर मर्ज की दवा भी माना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉफी अगर शरीर है तो चाय भारत की आत्मा है, और इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि कॉफी पर सिर्फ दुनियादारी की रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन रिश्ते तो आज भी चाय पर ही बनते हैं। और आज भी हमारे देश में शादियां चाय पर चर्चा करते करते पक्की हो जाती हैं। लड़कियां लड़कों से कहती हैं कि आज मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है, कॉफी पर नहीं। इसलिए जो बात चाय में है वो कॉफी में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि चाय में जो प्यार है, चाय में रिश्ते मजबूत करने की जो ताकत है, चाय में जो भावनाएं हैं, चाय में जो प्यार मिला होता है, वो किसी और पेय पदार्थ में हो ही नहीं सकता। हमारे देश में रिश्वत भी चाय पानी के नाम पर मांगी जाती है, और चाय भारत के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है, जिस पर चर्चा करते हुए बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप चाय पीते रहिए, लेकिन इसके साथ ही सावधान भी रहिए और इसकी लत कम से कम अपने आप को मत लगने दीजिए। और आज ही के दिन वर्ष 1946 में हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और बाद में सांसद और भारत सरकार में मंत्री विनोद खन्ना का जन्म हुआ था, और उनके सम्मान में आज हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है, क्योंकि उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विनोद खन्ना के जीवन में एक लाइफ लेसन है। विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, और उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो था जब उन्होंने सफलता के शिखर पर होते हुए भी अचानक से संन्यास ले लिया। क्या ऐसा हो सकता है? जब कोई व्यक्ति अपने शीर्ष पर है, उसके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है जिसे आप सफलता का पैमाना मानते हैं, और फिर वो अचानक से उस सब को छोड़ दे और संन्यास ले ले। ये बात विनोद खन्ना के बारे में सबसे ज्यादा चकित करती है, और ये बात है वर्ष 1982 की, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अचानक से सन्यासी बनने का फैसला किया, और इसके बाद वो आचार्य रजनीश यानी ओशो के साथ अमेरिका में उनके आश्रम चले गए, और अमेरिका में ओशो के आश्रम में एक सन्यासी का जीवन बिताने लगे। इतना बड़ा फिल्म स्टार सन्यासी बन गया। कहा जाता है विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में झूठी प्लेटें साफ करने से लेकर पेड़ पौधों की बागवानी करने तक का काम करते थे। यानी उन्होंने माली का भी काम किया और सफाई का भी काम किया, झूठे बर्तन भी साफ किए। हर रोज हजारों लड़के और लड़कियां हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचते हैं, मुंबई जाते हैं सपना लेकर। उनका सपना होता है एक दिन वो बड़े स्टार बने, और जो लोग सुपरस्टार बन भी जाते हैं उनका सपना होता है कि उनका स्टारडम जीवन भर ऐसे ही चलता रहे और वो इसके साथ हमेशा चिपके रहे। लेकिन विनोद खन्ना ने सफलता के चरम पर पहुंचकर सब कुछ एक दिन अचानक से छोड़ दिया, और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग और खास बनाती है। विनोद खन्ना ने अपने जीवन के हर किरदार को अपना 100% दिया। फिल्मों से लेकर राजनीति तक उन्हें जो सफलता मिली, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने जो भी किया दिल से किया और संपूर्णता से किया। 1968 में अपने करियर की शुरुआत के बाद उन्होंने सिर्फ खलनायक के रोल यानी नेगेटिव भूमिकाएं पहले निभाई, लेकिन उस समय कोई कहता था कि अगर आप एक बार विलेन बन गए तो आप हीरो नहीं बन सकते। लेकिन विनोद खन्ना विलेन से हीरो बने। उन दिनों ऐसी शुरुआत करने के बाद किसी भी अभिनेता को हीरो का रोल मिलना असंभव था, लेकिन विनोद खन्ना ने खुद को नायक या खलनायक के दायरे में बंधने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान दिया, और एक समय आया जब उन्हें उस दौर के सबसे सफल अभिनेता अमिताभ बच्चन के बराबर का एक्टर माना जाने लगा, और लोग कहते थे कि अमिताभ बच्चन के जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी एक्टर हैं अगर कोई, तो वो हैं विनोद खन्ना। विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन को उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती दी थी, और अपने जमाने में वो सबसे महंगे एक्टर्स में से एक थे। उनकी खासियत थी कि वो मौलिक अभिनेता थे। ना तो उन्होंने किसी और अभिनेता को कॉपी किया,
ना ही किसी और के स्टाइल को अपने पर हावी होने दिया और ना ही अपने दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं को उन्होंने कभी भी उनके जैसा बनने की कोशिश की। वो अपने समय के अभिनेताओं से बहुत आगे थे क्योंकि वो मौलिक सोचते थे। विनोद खन्ना दूसरों से सीख लेने में विश्वास रखते थे और कहते थे कि आपका गुरु कोई भी हो सकता है। आप अपने आसपास के लोगों, अपने जीवन साथी, अपने दोस्त, यानी किसी भी व्यक्ति को खुद के जीवन से बेहतर बनाने के लिए उससे सबक ले सकते हैं। 1973 से लेकर 1982 तक विनोद खन्ना के करियर का गोल्डन पीरियड था। तब उन्होंने हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश हीरोज में से एक माना जाता था। उनके स्टाइल की बड़ी तारीफ होती थी। मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी और कुर्बानी उनकी सुपरहिट फिल्में थीं। उन्होंने जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया उस वक्त वो हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेताओं में से थे। कई फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शशि कपूर और रजनीकांत से भी ज्यादा फीस ऑफर की गई। लेकिन फिल्मों में काम करते समय उनका रुझान अध्यात्म की तरफ होने लगा क्योंकि सभी को ये सफलता बहुत ज्यादा दिन तक बांध कर नहीं रख सकती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। विनोद खन्ना एक सफल राजनेता भी बने और वो पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 4 बार सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे। 2017 में कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ और तब उनकी ये तस्वीर सामने आई थी। बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने जीवन के आखिरी पलों तक काम करने की ललक विनोद खन्ना को औरों से अलग बनाती थी। जीवन का चक्र आप देखिए, एक तस्वीर जिसमें विनोद खन्ना कितने सुंदर और हैंडसम लगते हैं और मृत्यु कितनी दुखदायक हो सकती है, इसे आप यहां देख सकते हैं। तो विनोद खन्ना के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कैसे वो चरम पर रहे और अपने चरम पर उन्होंने कैसे अपने आप को अलग कर लिया, विरक्ति हो गई। 5 साल तक वो सन्यासी बनकर रहे और फिर उन्होंने कमबैक किया। कहा जाता है कि जिंदगी कमबैक करने के लिए सबको मौका नहीं देती, लेकिन विनोद खन्ना वापस आए और वापस आने के बाद भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन वो बात नहीं आ पाई जो उनकी पहली इनिंग्स में थी। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी कभी आपका इंतजार नहीं करती। विनोद खन्ना जब वापस आए उन्होंने दयावान जैसी, चांदनी जैसी फिल्में तो की, सत्यमेव जयते जैसी फिल्में की, लेकिन वो जो जादू था उनका वो बहुत ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सका। और इसीलिए आप विनोद खन्ना को आज सिर्फ एक एक्टर मत समझिए और उनकी जो पूरी कहानी आज आपको इसलिए बताई ताकि आप विनोद खन्ना की इस कहानी को सुनकर उनके जिंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करें और देखें कि एक ही व्यक्ति के जीवन में कितने सारे दौर आ सकते हैं, एक ही व्यक्ति के जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं और एक व्यक्ति कितने सारे रोल कर सकता है। सबसे पहले एक सफल विलेन बने, उसके बाद हीरो बने, उसके बाद सन्यासी बने, उसके बाद दोबारा एक्टर बने, उसके बाद पॉलिटिशियन बने, सांसद बने, उसके बाद मंत्री बने और उसके बाद उनका मुकाबला हुआ कैंसर से और फिर ये इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान कैंसर के वजह से मृत्यु लोक में चला गया और आज हमारे बीच में नहीं है। मृत्यु के बारे में आप ये सीख सकते हैं कि मृत्यु सबके लिए बराबर होती है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे हैंडसम हो, चाहे कैसा भी दिखता हो, पैसे वाला हो या गरीब हो। आखिर में जाकर मृत्यु सबके साथ एक समान व्यवहार करती है और हमेशा समय पर पहुंचती है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है।